कैसे चुप बैठा है, बोलने वाला रिपोर्ट होता है। माशाल्लाह बड़ा हंसी, गलत फ्लाइट में बैठने वाली होती है। ओह माय गॉड, रमीज को मुझे लगता है कोई चकली नजर आ गई है। आपको ही देख रहे हैं वैसे अभी। हाँ रमेश सर, रमीज साहब ये नई टेक्निक ला रही है, पेट से छक्का लगा। मैं हैरान हूँ। गुड वन। गुड वन। रमीज होते थे तो ऐसे करते थे। यादों को ताज़ा करें। दोस्तों, मैं हूँ हिरा नियाजी और हम चाहेंगे अभी ब्रेक लेना। मेरे साथ रहिए, मेरा रबड़ का मुंह है। अगर फखर का आधा घंटा पाकिस्तान को मिल जाता है, रिजवान का आधा घंटा मिल जाता है, बाबर अगर 10 ओवर्स खेल जाते हैं, तो कहीं अगर पाकिस्तान 150 लगा जाता है तो फिर ये मुकाबला बहुत अच्छा बनेगा और जीत भी सकता है फिर पाकिस्तान। आज का मैच वैसे काफी इंटरेस्टिंग था। नहीं बिल्कुल, मैच तो समझा जाता है इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आई थिंक वही बात है कि हमने शाम वाले शो में भी ये डिस्कस किया था कि आयरलैंड का पहले बॉलिंग करना इंडिया के खिलाफ बहुत ज़रूरी है। उस अदरवाइज़ इंडिया की जैसी बॉलिंग है वो उनको इतना टोटल नहीं करने देंगे, स्पेशली जिस तरह न्यूयॉर्क की पिच चल रही है पिछले मैच में भी, और इस मैच में भी बड़ी अनसर्टन सी पिच खेली। आई थिंक ये बहुत थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा, स्पेशली स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, कि अगर इस तरह के पिच ही बनते रहे, और स्पेशली जब दो अच्छी टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी तो बहुत सारी, जिस तरह आज पिच खेल रहा था ऐसे लग रहा था प्लेयर अनफिट भी हो सकते हैं। तो आई थिंक आईसीसी को इसको देखना चाहिए था पहले से कि यार के पिच को आप अच्छा प्रिपेयर करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, कि फुटबॉल तो है नहीं कि आपने बस ग्रास की फील्ड अगर लगा दी है और उसमें आप फुटबॉल खेल रहे हैं। उसमें पिच का जो है, पिच को तैयार होने में उसको टाइम लगता है, उसको सीजन होने में टाइम लगता है, उस पर कुछ मैचेस होने चाहिए। आई थिंक इस स्टेडियम को और इस पिच को पहले इंस्टॉल कर देना चाहिए था और उस पर कुछ मैचेस होते ताकि वर्ल्ड कप आने तक जो है ये बेहतर खेलती, लेकिन अभी तक जितना ये खेली है थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। रमीज भाई से भी पूछते हैं। रमीज भाई, आपने ओबियसली ये देखा, आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करती है पिच? और ओबियसली एक बड़ा मैच, शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच भी इसी पिच पे होना है। दोनों मैच हमने देखे लो स्कोरिंग, तो ये कितना हैम्पर कर सकती है? और जिस तरह 2 प्लेयर को बॉल भी लगी आज, तो ये आपको लगता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने के काबिल है ये पिच? देखिए, 2 चीजें हैं, आप मुझे सुन सकते हैं। पहले तो नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब 2 चीजें ये हैं कि ये जो ड्रॉप इन पिच है, ये जैसे अजहर कह रहे थे, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा पकड़ने में, इसकी रूट्स पकड़ने में, इसको थोड़ा सा चलना पड़ता है 1-1.5 सीजन, तो ये थोड़ा जल्दी कर गए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है इस मुकाबले में, मुझे लगता है कि ये मुकाबला 50-50 हो गया। मैं समझ रहा था कि भारत जो है वो आगे है पाकिस्तान से, बट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस पाकिस्तान इस मैच में जो है वो वापस आएगा, क्योंकि देखें इंडिया की जो स्ट्रेंथ दोनों है, बैटिंग और बॉलिंग है, मगर बैटिंग अगर उनकी डोल जाती है, सो बैटिंग जो है ना वो फिर पाकिस्तान की भी फिर उतनी रह जाएगी जितनी कि इंडिया की रह जाएगी एक डाइसी ट्राइंग पिच के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि ये पिच जो है ये ऑब्वियसली अभी बहुत कसर है इसमें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है, बट ये इंटरेस्टिंग मैच इसलिए बन गया है कि थोड़ी सी लॉटरी टाइप का ये मैच हो गया है। अगर टॉस जीत के आप पहले बॉलिंग करते हैं, पाकिस्तान है, और कहीं 100-125 में इंडिया आउट हो जाता है, तो पाकिस्तान इस मुकाबले में बन जाता है, इरिस्पेक्टिव के पाकिस्तान की बैटिंग किस क्वालिटी की है या नहीं है। जी, अजहर अली साहब, आपसे भी हम बिल्कुल आई थिंक मैं 100% एग्री करूंगा रमीज भाई से। जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि जो फर्क रह जाता है टीमों को, वो भी इवन आउट हो जाता है। बैटिंग इंडिया की डेफिनेटली मोर, जिसको कहते हैं ना कि बैलेंस्ड है, और ऑल द वे थ्रू उनके बैटर्स जो हैं वो इनफॉर्म भी हैं, अनलाइक पाकिस्तान एट द मोमेंट। बट जब ऐसा पिच आ जाता है और अगर आपकी बॉलिंग तगड़ी है और आप इंडिया की बैटिंग को, जैसे रमीज भाई ने कहा, अगर हिला देते हैं थोड़ा सा भी, तो आई थिंक फिर आपका इवन हो जाता है ना, कि थोड़ा सा वो जैसे लॉटरी वाला फैक्टर है कि एजेस फ्लाई करके स्लिप के ऊपर से और इधर से कुछ लकी रन्स आपको मिल गए तो आप इवन आउट हो जाते हैं। तो इस पिच पे एट टाइम्स ऐसे लगता है कि जिस तरह मर्जी रन्स आए तो रन्स काउंट होते हैं, और कोई इतना बुरा भी नहीं लगता यार एज लग के चौका हो गए। इसमें तो बैट्समैन को एक और बात कर लूं, एक जल्दी से और बात, रोहित को निकाल दें और कोहली को निकाल दें, 2 हैं इनके जो के स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और टेक्नीशियंस भी हैं। सारे जो है ना वो टिपिकल T20 के बल्लेबाज हैं और बड़ी टेक्नीशियंस नहीं है। तो अगर कहीं ये 2 पहले ओपनर्स पाकिस्तान विकेटें गिरा लेता है तो फिर बाद में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो फिर एक तरह से जिस वो परफेक्ट पिचेस के बल्लेबाज हैं, उनका मिडिल ऑर्डर
टू लेट मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर से भरे हुए हैं। दुबे पहली दफा खेलेंगे, इसी तरह से ऋषभ पंत 3 पे आ गए हैं। एक जो चीज अच्छी की है भारत ने, वो 2 लेफ्ट हैंडर्स बीच में उन्होंने बल्लेबाज घुसा दिया, सो उससे एंगल जो है ना बॉलर को उसको हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। सो पाकिस्तान ने नवाज के साथ ये लेफ्ट हैंड का जो एक एंगल बल्ले के साथ पिछले साल 1.25 साल पहले अपनाया था, वो इसलिए मुवाफिक बैठा था क्योंकि वो बॉलर्स को लाइन चेंज करनी पड़ी थी। और भारत ने ये अंडरस्टैंड किया और उन्होंने तब भी कहा था कि ये बहुत वैल्यू रखता है कि अगर लेफ्ट हैंडर्स बीच में आप डाल दें, क्योंकि सारे आपको लाइन और लेंथ का खेल जो है ना वो बिगड़ जाता है। तो उस लिहाज से भारत ने बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है, मगर जैसे मैंने कहा ना टेक्नीशियंस कम है इनके पास और ऐसी पिच पे आपको टेक्नीशियंस की जरूरत है, तो इसलिए भी मुकाबला 50-50। अच्छा रमीज भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने जिस तरह कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों ओपन कर रहे हैं, समहाउ अगर बाबर और रिजवान की आप हमेशा बात करते हैं, इन दोनों को ओपन करनी चाहिए, तो ये सिमिलैरिटी हमारे साथ, और हमारा भी मिडिल ऑर्डर आपको पता है बड़ा वल्नरेबल है, किसी टाइम भी वो सारे के सारा एकदम डिजास्टर जाता है। तो ये दोनों साइड पे अगर इस तरह की पिच हो तो क्या माइंडसेट होना चाहिए? एक तो अटैक करना चाहिए जिस तरह कोशिश की एंड में आके आयरलैंड ने, या थोड़ा संभल के एक रीजनेबल टोटल की तरफ जाना चाहिए? देखिए आप, ये ऐसी पिच है जो कि ऊपर वाले पे ज्यादा मुनस्सिर है, क्योंकि दुआओं के ऊपर चलता है, क्योंकि 2 गेंद अच्छे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं या ऑकवर्ड गेंद होने ही होने हैं। सो आपको गेम प्लान स्ट्रेटजी बिल्कुल मुख्तलिफ अपनानी है। सो आपको अगर कहीं भी गेंद आपकी रेंज में मिल रहा है उस पर अटैक करना पड़ेगा, मगर फिर आपका टेम्परमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आपने जो बॉल मुश्किल है उनको सिस्टम से निकाल के अगले बॉल पे कंसंट्रेट करना है। और अगर फखर का आधा घंटा पाकिस्तान को मिल जाता है, रिजवान का आधा घंटा मिल जाता है, बाबर अगर 10 ओवर्स खेल जाते हैं, तो कहीं अगर पाकिस्तान 150 लगा जाता है तो फिर ये मुकाबला बहुत अच्छा बनेगा और जीत भी सकता है फिर पाकिस्तान। अच्छा इजहार, आयरलैंड की अगर बात करें तो उन्होंने 6 रन बनाए और इंडिया ने ये बासानी टारगेट हासिल कर लिया 12.2 ओवर्स में। देखिए इसमें बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, डिस्कशन हुई है कि पिच बहुत ही लॉटरी किस्म की थी। इसमें कुछ बॉलें बहुत ज़्यादा बाउंस करी थी, कुछ बॉलें स्कट करी थी, तो इस तरह की पिच पे आपकी टेक्निक बहुत आइडियल परफेक्ट होनी चाहिए। अब ये जिस तरह की पिच है, बड़ी डिबेट होती रही है ओवर द ईयर्स। T20 ने बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली गेम बन गई थी, बहुत ही फ्लैट पिचेस आ रही थी, ग्राउंड छोटे हो रहे थे, ख़ास तौर पे जितनी लीग्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, PSL हुई, IPL हुई, तो हम लोग यूज्ड टू हैं कि 200 प्लस टारगेट हो रहा है। तो ये टोटली एक ऐसी चीज़ आई है कि जो इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। इवन जो वेस्ट इंडीज़ में मैचेस हो रहे हैं या कैरेबियन में मैचेस हो रहे हैं, उसमें भी कोई बहुत हाई स्कोरिंग टोटल्स नहीं हो रहे। तो मैं समझता हूँ कि बीइंग अ फैन ऑफ प्योरेस्ट फैन ऑफ क्रिकेट, ये एक अच्छी चीज़ है कि कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है बॉलिंग बैटिंग में, वरना बॉलर्स को बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज हो गए थे, बैट्समैन का बहुत ही फेवर में गेम चली गई थी। इस तरह की पिच पे मेरे ख्याल में तो कहीं ना कहीं जो टीम्स ग्राउंड में उतरे हैं उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को रीअसेस करना है, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। इस तरह ग्राउंड में जाके नहीं उतरना कि हमने 200 प्लस करना है, बल्कि उन्होंने ग्राउंड में उतर के कंडीशंस को सेस करके उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आप इस तरह की पिच पे अगर आप 150 का टारगेट भी रख लो तो उसको भी आप डिफेंड करना या चेज करना सेकंड बैटिंग के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आयरलैंड आई थिंक जिस तरह की बॉलिंग है इंडिया की, बुमराह आउट क्लास बॉलर है, सिराज बहुत अच्छे बॉलर है, हार्दिक पांड्या बैक ऑफ द लेंथ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, कटर्स भी उनके पास हैं। तो आयरलैंड के लिए जैसे के लिए उनके खिलाफ सर्वाइव करना मुश्किल होना था, तो आई थिंक होपफुली नेक्स्ट मैच में शायद बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। अजहर भाई आपसे भी डेफिनेटली मैं जानना चाहूँगा, जैसे रमीज भाई ने बताया ऐसी पिच पे पाकिस्तान का और इनका 50-50 चांस बन गया। अब इसमें बैट्समैन के माइंड में कई चीज़ें आती हैं। ओबियसली हमने देखा कि आयरलैंड ने पहले थोड़ा संभलने की कोशिश की, फिर उन्होंने चलानी शुरू कर दी कि चलें शायद इस पर हम काउंटर अटैक करते हैं। जब वेरिएबल बाउंस है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो एज ए बैटर आपको क्या लगता है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या आपको सेफ टोटल ऐसी पिच पे एक्सपेक्ट करना चाहिए? आई थिंक हर प्लेयर का एक डिफरेंट मेथड है ऐसी पिच पे खेलने का। कुछ कन्वेंशनल वे में चले जाते हैं कि यार हम थोड़ा सा प्रेशर को ऑब्जॉर्व करें, स्ट्राइक रोटेट करें, थोड़ा फीट आगे पीछे यूज़ करें, बॉलर की लेंथ डिस्टर्ब करें। कुछ होते हैं कि यार जैसे इवन विराट कोहली ने आज 3-4 बॉल नॉर्मल खेल के देखे, उसको लग रहा था कि यहाँ पे नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट नहीं लगेंगे, तो मुझे अटैक करना है बॉलर पे, तो उन्होंने ट्राई किया, अनलकी रहे, थर्ड मैन के हाथ में चली गई। तो हर प्लेयर अपने हिसाब से आई थिंक जो भी वे आउट निकालेगा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, एक कोई सेट नहीं है कि यार इस तरह ही खेलेंगे तो यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। हर प्लेयर की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो आई फील कि जो अटैक कर सकता है
आई फील कि वो अटैक उसको बैक करना चाहिए अपने आप को, और कोई जो जैसे बाबर है या इवन रिजवान है वो लेके चल सकते हैं इनिंग को, तो आई थिंक कि वो उसको बैक करेंगे अपने आप को। अगेन अगर आप वो भी करना चाहें तो एट टाइम्स ऐसा फील होता है कि जब तक बॉलर खुद ट्राई ना करे तो इस पिच पे अगर लेंथ सही रखे तो आसान नहीं है बैटर्स के लिए कन्वेंशनल शॉट मारना भी, या कहेगी यार मैं सिंगल भी ले, अब सिंगल लेते भी ऐसा लगता है स्लिप लग जाएगी, इतना सीम सम टाइम हो जाता है। तो एट टाइम्स ना T20 बड़ा ब्रूटल सा फॉर्मेट है जहां स्पेशली इस तरह की पिचेस आ जाए तो। बिल्कुल। रमीज सर, आप ये बताइए, जब हम इंडियन बॉलर्स की बात करते हैं जिसमें हार्दिक भी हैं, जिसमें बुमराह भी हैं, उनकी लाइन एंड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता है कि बॉल कहाँ करनी। पाकिस्तान और जब इंडिया का मैच होगा, आप क्या समझते हैं कि हमारे बॉलर्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखें, लेंथ बॉल करना है ना, गुड लेंथ पे ज्यादा गेम गिराने हैं, होश के साथ बॉलिंग करनी है। इमोशंस और स्ट्रैटेजी जो है ना ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान भारत का मैच हो और इमोशंस एट प्ले ना हो, ये भी बड़ी अजीब बात है। सो मगर उसका एक पॉजिटिव तरीके से जो एनर्जी है और पैशन है और इमोशंस है ना, उसका इस्तेमाल करना है। कई दफा मैं देखता हूं कि हम बहुत ज्यादा आउट हो जाते हैं एज अ बॉलिंग अटैक। एक बॉल में 10 वेरिएशंस 10 तरह से आउट करने की कोशिश करते हैं कई दफा, और बहुत दफा क्रिकेट में आपकी बेसिक्स जो है ना वो आप डेवलप करते हैं और उससे फिर आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। सो इवन दो ये 2020 की गेम है, मगर कहीं ना कहीं आपको पॉज लेके एट द टॉप ऑफ द बॉलिंग रन अप, आपको वहां पे क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए कि मैंने करना क्या है। ये रोहित शर्मा आए हैं, ये हल्की सी लेंथ को छक्का मार देते हैं स्क्वायर लेग पे, या खड़े खड़े सीधी हिट मार देते हैं, या कट शॉट विड्थ मांगते हैं, तो इनको मैंने बॉल क्या करना है। सो आपको लंबा सांस लेके अपनी कप्तानी आपको खुद करनी है बॉलर्स को खास तौर पे। सो वही तो भाई बॉलिंग नहीं करनी है, एक जगह पे बॉल करने। पता नहीं पिछला मैच आपने यहाँ पे कल देखा या नहीं देखा, ये जो पिच थी ये सिर्फ लेंथ बॉल मांग रही थी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये पिचेस पे घास है, थोड़ी सी अनइवननेस है, न्यूयॉर्क में तो बहुत ज्यादा है। सो आपको कोशिश यही करनी है कि आप बेसिक एक स्ट्रेटेजी डेवलप करें और उसके बाद फिर प्लेयर को सामने रखते हुए अपनी बॉलिंग की ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाएं। रमीज भाई, पाकिस्तान ने पहला मैच डेलस में खेलना और फिर ऑब्वियसली 2 दिन के बाद आग में खेलना है। बॉलिंग हमारा एक बड़ा वीकर पार्ट बन चुका है, जिस तरह लास्ट हम 7-8 मंथ से देख रहे हैं। क्या आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए? 4-1 से जाना चाहिए, 4 पेसर 1 स्पिनर के साथ, क्योंकि हमें देख रहे शादाब कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, या गिवन सर्कमस्टांसेस आपको लगता है कि शायद यही कॉम्बिनेशन रखेंगे जो इंग्लैंड के खिलाफ था 3-2 का, ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा हो सकता है? देखिए, डिपेंड करेगा, मुझे नहीं पता इमाद वसीम कितने फिट हैं, मेरे ख्याल से उनका साइड स्ट्रेन है, वो शायद नहीं खेलेंगे ये वाला मैच। तो आपके पास फिर शादाब बच जाते हैं और बाकी एक आधे इफ्तिखार को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये पेस फ्रेंडली पिच है यहाँ पे टेलिस में। सो कोशिश यही करनी है कि आप फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, लेफ्ट आर्म का कॉम्बिनेशन, लेफ्ट और राइट आर्म का कॉम्बिनेशन है, और अपनी पेस का इस्तेमाल करनी चाहिए पाकिस्तान के, क्योंकि ये जो जैसी मिनोज हैं, हालांकि वो डेंजरस तो हैं, बट वो इतनी एक्स्ट्रा पेस को नहीं खेले हुए हैं। सो पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा पेस का एडवांटेज है जी। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे, क्योंकि कंडीशंस अच्छी हैं, आज भी बारिश हुई है वैसे, अगर तो नॉर्मल एक अच्छा सनी डे होता है तो लंबे रन्स यहाँ पे हो सकते हैं, अच्छी पिच है उस लिहाज से। सो पाकिस्तान की आइडियल अपॉर्चुनिटी है लंबे रन्स करें और फिर बॉलिंग पे तवज्जो दें। वो जो हार्ड लेंथ है ना, जो न्यूयॉर्क में जिसका इस्तेमाल इन्होंने करना है, वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखें। अजहर अली साहब, बुमराह की अगर बात करते हैं, जबरदस्त शानदार उन्होंने बॉलिंग की, मैन ऑफ द मैच भी रहे, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है इंडिया के। आपकी प्रेडिक्शन भी बाय द वे यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि सच साबित हो गई। आप कल ही कह रहे थे कि मैन ऑफ द मैच बनेंगे, ये कोई तोता है फाड़ निकालने वाला, क्या कोई चिड़िया पास है? कैसे, मतलब ऑलमोस्ट 99.9% प्रेडिक्शंस थोड़ा सा 90s के पास है, लेकिन तुक्के लग रहे हैं अभी, तुक्के लग रहे हैं, तो इट्स फाइन। समटाइम आपकी प्रेडिक्शन कई दिन सही नहीं होती, तो लकी बस जो ज़हन में आ रहा है नाम बोली जा रहा हूँ। बट आई थिंक जिस तरीके से वो पिछले 4-5 साल से इंजरी ना होती तो वो तो मतलब लीडिंग विकेट टेकर जा रहे थे ऑलमोस्ट तमाम फॉर्मेट्स में। बट सीजन कैंपेनर, एक्सपीरियंस फ़ौरन से पता लग जाता, इवन कि अगर 50 ओवर वर्ल्ड कप में इनकी बॉलिंग जो थी आफ्टर इंजरी, एशिया कप आए और उसके बाद वर्ल्ड कप में जिस तरह से इन्होंने बॉल को स्विंग किया और लेंथ कंट्रोल के साथ,
आई थिंक ऐसा बॉलर आपके पास हो तो हमेशा यू नो एज ए कैप्टन आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो यार, चाहे नया बॉल हो चाहे डेथ बॉलिंग हो, आपके पास ऐसा बॉलर है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। तो आई थिंक अगेन स्पेशली अगेंस्ट आयरलैंड ऑलवेज फेल्ट के बुमराह यू नो मैन ऑफ द मैच होने के पूरे चांसेस होते हैं उनके। इजहार आप भी ज़रूर इसमें ऐड करें कि इंडियन बॉलर जिस तरह परफॉर्मेंस देखी, कोई भी आता है किसी भी तरह हम देखते हैं इंजरी के बाद वो उतना ही लीथल नज़र आता है एज कम्पेरेटिव पाकिस्तान। कोई भी हमारा नसीम देख लें, शाहीन देख लें, जितने भी वापस आए, हारिस देख लें, वो उस तरह के इफेक्टिव नहीं होते। तो ये क्या माइंडसेट है, क्या गेम प्लानिंग है, क्या फिटनेस लेवल है कि ये वापस आते हैं और उसी तरह परफॉर्म करते हैं? देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है इंडियन बॉलर्स में, उनकी क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस है। हर फॉर्मेट में, हर ग्राउंड में, हर सिचुएशन में, कंडीशंस के मुताबिक वो अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करते हैं। इस तरह आज का ग्राउंड था, इस तरह की पिच थी कि जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने जो पिच की नेचुरल वेरिएशंस है उससे फ़ायदा उठाना था और राइट एरियाज़ में पिच करना था। और साथ ही साथ इनके पास स्किल्स भी है हर तरह की, स्लो बैक ऑफ द लेंथ स्लो बॉल करा लेते हैं, बुमराह है स्विंग करा लेते हैं, हर दोनों साइडों पे स्विंग कर लेते हैं, और पेस करना पड़े तो शॉर्ट पिच कर। तो इनके पास एक तो हर तरह की स्किल बढ़ गए, और साथ ही साथ जो कंडीशंस होते हैं फॉर्मेट है टेस्ट मैच के लिए डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करते हैं। ओडीआई के लिए जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, पावर प्ले में डिफरेंट तरह की बॉलिंग रिक्वायरमेंट होती है, बैक ऑफ द डेथ ओवर्स में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो उस हिसाब से इनमें ये इंटेलिजेंस है कि गेम अवेयरनेस है कि हमने किस ग्राउंड में, किस फॉर्मेट में, किस कंडीशन में किस तरह की बॉलिंग करानी है। तो आज भी उन्होंने कंडीशंस को फुली एक्सप्लॉइट किया, और यही कहीं ना कहीं जो इनकी मैनेजमेंट है, जो उनको बैकरूम स्टाफ है, इस चीज़ में उन्हें सही तरह असिस्ट करने में कामयाब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रमीज भाई से भी शामिल करते हैं के ऊपर मैं अगर ऐड कर सकूं कि जो इंडियन प्लेयर्स आ रहे हैं या कोई भी दुनिया के प्लेयर जब वापस आते हैं तो वो अपने ऑलमोस्ट पीक पे वापस आते हैं, जैसे वो छोड़ के गए होते हैं। वो है एक साइंटिफिकली उनको रिहैब कराया जाता है, उनकी इंजरीज को प्रॉपर्ली देखा जाता है। हमने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी अपने जो क्रिकेट एक हमारी बेस्ट स्पोर्ट्स है जिसमें हम सबसे ज़्यादा अर्न भी करते हैं, उसमें अगर हमारे पास बेस्ट फैसिलिटी नहीं है अपने प्लेयर को एक तो इंजरी से पहले बचाने के लिए, और अगर इंजरी हो जाती है तो उनको दोबारा फील्ड में लेके जाने के लिए, रिहैब करने के लिए, या उनकी जो भी सर्जरी वगैरह जो भी उनकी अल्लाह ना करे अगर उसकी ज़रूरत हो। लेकिन हमने किसी भी टाइम पे इस पे इन्वेस्ट नहीं किया। हमने इसको ऐसा फैक्टर छोड़ा हुआ है कि यार ये इंजरी हुई, ये इंजरी हुई क्यों है। इंजरी हर स्पोर्ट्स पर्सन को हो सकती है, लेकिन आपने हम तमाम क्रिकेट बोर्ड्स आए, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी ने भी प्रॉपर तरीके से हम ये कभी सोचा है कि यार हमारा जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, क्या हमने उधर इतनी बड़ी फैसिलिटी बनाई है जहाँ पे एटलीस्ट हमारे इंटरनेशनल प्लेयर तो प्रॉपरली ठीक हो गए हैं। हम बस ये है कि बस प्लेयर ठीक हो गए, गुजारे लायक अगर टीम वापस आ जाता है तो हम उसमें खुश होते हैं कि भाई आ गया है। रमीज भाई से पूछते हैं, रमीज भाई आप जब चेयरमैन थे आपने भी इस पर काफ़ी आई एम श्योर चीज़ें कर रहे थे, रिहैब सेंटर के हवाले से, एकेडमी के हवाले से भी, और मोहसिन नकवी साहब से भी अभी मैंने रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही क्वेश्चन किया, ये कितना नेसेसिटी है हमारे इस एक ही स्पोर्ट बचती है, एक ही प्राइम स्पोर्ट है, और इन प्लेयर को बचाने के लिहाज से आप क्या समझते हैं? एक तो रीज़न के हवाले से बताइए और इस पर क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। देखिए, कोई क्रिकेट का चेयरमैन लंबे अरसे थोड़ा सा रहेगा तो फिर उसकी स्ट्रेटेजाइज कर सकता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो 2 महीने के लिए आए या 4 महीने के लिए आए। सो यहाँ मेरी मीटिंग है अपना की बंदों से, जो डॉक्टर्स का बहुत बड़ा यहाँ पे ग्रुप है, यूएस में भी है, इंग्लैंड में भी उनकी अपनी कम्युनिटी है, और मैंने बात की थी, वो कह रहे हैं जी आप हुक्म करें, रिहैब सेंटर हम खोल के देंगे आपको। सो ये और इसका मकसद यही है कि ना सिर्फ क्रिकेट के लिए बल्कि हर स्पोर्ट्समैन के लिए, हर उस इंसान के लिए जो कि जिसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या शटका का पेन है फॉर एग्जांपल, या बैक उड़ गई है, सो उसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि हम एक प्राइड फील करें, एक ऐसा शोबा शुरू करें जहां पे सबका फायदा हो सके। सो ये इतना महंगा नहीं है, ये प्रोजेक्ट है, सिर्फ इसके लिए एक पैशन और एक जिसको कहते हैं ना जुस्तजू होनी चाहिए, और अपनी इज्जत खुद करवानी है। ये नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी को हमें ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड भिजवाना पड़ गया था नी रिहैब के लिए। ये पाकिस्तान में फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, और बहुत करीब था मैं ये करने के लिए। उसके तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी चीजें जब तक नहीं होंगी, आपकी गेम जो है ना वो आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल राइटली सेड सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होंगी और हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, पाकिस्तान की उस तरह से कैसे आगे बढ़ेगी और हम कैसे जाके इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर हम बाद में अपने प्लेयर्स को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी फिजिकली फिट नहीं है। अजहर साहब, जब हम रोहित शर्मा की इनिंग्स की बात करते हैं, स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, 52 रन उन्होंने बनाए और फिर रिटायर्ड हर्ट हो गए। जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि पिच जो है
पोस्ट पे वेरिएबल बाउंस है। नहीं, बहुत क्रेजियस इनिंग्स थी आई बिलीव, और आई थिंक यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है। उन्होंने बैलेंस रखा बिटवीन वो जो कहते हैं थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी किया प्रेशर और फिर अटैक भी किया, और लेंथ देखिए जो भी बॉल फुल था उस पर वो फुल अटैक कर रहे थे। तो आई फील कि जिस तरह की उन्होंने अपना 50 ओवर में भी रोल रखा था कि वो अटैक कर रहे थे, आते ही वो 40-50 तेज़ रन बना के वो आउट होके चले भी जाते थे, एक जो है ना किक स्टार्ट दे देते थे अपनी इनिंग को। आई थिंक इस वर्ल्ड T20 में भी उनका यही अपना रोल रखेंगे वो, लेकिन अगेन उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। जब भी वो शॉट्स खेलते हैं ऐसे लग रहा था उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, और बड़े इत्मीनान के साथ कई दफ़ा पुल शॉट मारते हैं, हालांकि 145-150 के ऊपर बॉल हो रहा होता है। तो इस तरह की पिच पे अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि आप बेहतर डिसीजंस कर सकते हैं, शॉट सिलेक्शंस बेहतर कर सकते हैं। जी इजहार भाई, आपसे भी अगर डिस्कस करें तो परफॉर्मेंस हमें लगता था जैसे स्कॉटलैंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कल किया था। पहले बैटिंग करने वाला मसला हमें नज़र आ रहा है ऐसी पिचेस पे ख़ास तौर पे कि आप बड़ा टोटल नहीं लगा पाते। तो ये जो माइंडसेट है अब उसमें अब टॉस ऑब्वियसली आपके कंट्रोल में नहीं है, बट ये परफॉर्मेंस आपको क्या लगता है कि जो आगे बकिया मैचेस आयरलैंड के लिए उनको अफेक्ट करेगी? डेफिनेटली ये जिस तरह की परफॉर्मेंस है हम एक्सपेक्ट करे थे कि आयरलैंड का रन इन टू द टूर्नामेंट काफ़ी इनकरेजिंग था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी सीरीज़ खेली, फिर बाद में जो उनकी ट्राई सीरीज़ हुई थी स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के साथ उसमें उन्होंने भी टॉप किया था, वो भी वो जीते थे। तो इस हवाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आयरलैंड ज़्यादा मुश्किल टफ टाइम देगा इंडिया को, लेकिन आप जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है वो किसी भी एफिलिएट साइड के लिए उसको फेस करना इस तरह के कंडीशन में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जहाँ रोहित शर्मा की बात हो रही थी उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उनमें जो रोहित शर्मा का मुकाम है वो शायद विराट कोहली से भी ज़्यादा, और उसी वजह से क्योंकि वो कहते हैं कि रोहित शर्मा हमेशा टीम के लिए खेलते हैं जबकि विराट कोहली बाज़ औक़ात माइलस्टोन से ऑब्सेस्ड होते हैं। तो और रोहित शर्मा की जो गेम होती है एज ए टेलिसमैन जो वो एक टोन सेट करते हैं इंडिया के लिए, उससे इंडिया की टीम को बड़ा फ़ायदा होता है। तो आज भी हमने देखा कि उन्होंने एक अटैकिंग क्रिकेट खेली, लेकिन कोहली को भी बाज़ औक़ात जो क्रेडिट देना चाहिए कि वो अभी भी इस स्टेज अपनी कैरियर में अभी भी वो अपने आप को इवॉल्व करें, और उन पे जो क्रिटिसिज्म फेस किया जा रहा है कि शायद उनका जो अप्रोच T20 के रिक्वायरमेंट से कंजर्वेटिव होता है, लेकिन उन्होंने रिसेंटली IPL में भी अपनी गेम को अटैकिंग इम्प्रूव करने की कोशिश की है, अटैकिंग की तरफ ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करें। आज भी हमने देखा कि खेलने की कोशिश करें। तो इंडिया की जिस तरह की टीम है उस हवाले से आयरलैंड से हम एक्सपेक्ट तो कर सकते थे, लेकिन बाज़ का जो क्लास है इट ऑलवेज शोज। रमीज भाई से भी मेरा ख्याल है ये जानना चाहिए। रमीज भाई, अगर हम देखें इंडिया ने 2013 के बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं जीता, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट मोर देन 11 ईयर्स, बट उनकी जो सक्सेस नज़र आ रही है हमेशा रैंकिंग में वो टॉप 3 में रहते हैं, चाहे ओडीआई की बात करें, टेस्ट की, T20 की। बॉलिंग ने बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। आपके ख्याल में जो उन्होंने अभी इस दफ़ा का स्क्वाड है उनका, आल्दो के शामी नहीं है बट उसमें चाहल उनके पास है, कुलदीप है, ये पाकिस्तान के खिलाफ तो फिंगर स्पिनर नहीं खिलाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो अक्सर पटेल के साथ जाएंगे। आपके ख्याल में लगता है कुलदीप और चाहल को भी वो इंडक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमारे साथ तमाम बैटर जो हैं वो जितने भी बैट्समैन हैं वो हाथ से रीड नहीं करते लेग स्पिनर को। देखिए, इन्होंने जो स्क्वाड बनाया है ना, ये 2 कॉन्टिनेंट्स का बनाया है। एक कैरिबियन के लिए स्क्वाड है ये, और एक यूएस के लिए। तो यहाँ पे पेस के थ्रू हमला करेंगे। कैरिबियन में आपको चाहल भी दिखेंगे, कुलदीप भी दिखेंगे। वो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इनका जो सेमीफाइनल है रिस्पेक्टिव, चाहे ये नंबर 4 पे हो या नंबर 1 पे हो, वो गयाना में ही है। सो गयाना के टर्नर है वहां पे। सो पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं। फिर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान से पहले इस मैच के थ्रू ये एक्लेमेटाइज हो गए हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पे हैं, फिर लंबी फ्लाइट पकड़ के न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और अगले दिन इनकी पेशी है। सो इस लिहाज से बेटर इक्विप्ड हैं फ्रॉम प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि उन्होंने स्क्वाड अपना बेहतरीन पिक किया है। और मुझे अभी तक अच्छी तरह से याद है जब हम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाते थे तो जब आइटिनरी आती थी तो जो इमरान खान जो हमारे कप्तान थे वो मुझे और मुदस्सर नजर को वो आइटिनरी दिखाते थे और कहते थे कि आप देखें कि हमें ट्रेवल पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रॉम क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज सूट कर रही है, और फिर हम वही गेम्स मांगेंगे और ट्रेवल प्लान उनको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया को जो हमें सूट करता है। तो वर्ल्ड कप से पहले भी आई थिंक आप जो भी आपके जो ट्रेवल प्लान है, आइटिनरी, ये जो प्लेयर्स जो हैं या जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको समझ है थोड़ी बहुत, वो उनके थ्रू रन करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान ने एक बड़ा मैसिव पॉइंट मिस किया है क्योंकि उस तरह से हम एक्लेमेटाइज नहीं हुए हैं, ना उस तरह से हमने स्क्वाड पिक की है जिस तरह की कंडीशंस डिमांड करती हैं। रणवीर भाई, एक और बड़ी चीज है,
आए हाय ओए होए What यही even? के मेरे बगैर जो यहाँ पे क्रिकेट पे गुफ्तगू हो रही है। सलामुअलैकुम रमीज भाई। हेलो वालेकुम। सात समंदर पार में अपना सलाम आपको भेज रहा हूँ। और शरारती आपका सर बच्चों, हेलो हाय। सर आई एम श्योर आप भी बहुत मिस कर रहे हैं रमीज सर को। मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ इनकी डांट, इनकी नोक-झोंक। एक दफे तो उन्होंने मेरे पे जो है वो छुरी फेंक दी थी, मैं बच गया था। देखिए आप ऐसा इल्जाम नहीं लगा कि आप सकते। छुरी वाला मामला नहीं, अब कैनन वाला है। उससे ही कुछ हो तो अच्छा। बहरहाल बहुत Doesn't शुक्रिया। like you, but ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते, इतना हमें पता है। मैं तारीफ करना भूल गया। जी। आप सबका पराया 24 घंटे का बदतमीज, मैं हूँ चाहत फ्रॉम यूके। जी बहुत बहुत मुबारक हो, वर्ल्ड कप का शो जो है आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। Thank you. कैसे चुप बैठा है, बोलने वाला रिपोर्ट होता है। माशाल्लाह बड़ा हंस रही है, गलत फ्लाइट में बैठने वाली होती है। बात ये है कि अगर वर्ल्ड कप चले और मैं ना हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। आपको पता है एक बात, बल्कि आप छोड़े, आप रहने दें। अगर आपको पता है कि जैसे मैंने सुर्ख की जो है वो इजादात की हैं, इसी तरह मैं क्रिकेट में एक नई जहद लाना चाह रहा हूँ। तो कुछ जो शॉट्स होंगे आपके वो डिफरेंट होंगे। लाइक इसमें छक्के पे छक्का भी लगेगा और बैट बॉल भी यूज नहीं होगा। कैसे? यानी कि ये देखिए सोच रहे हैं, गौर फिक्र वाली बात की है। प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे हैं और आकिब भाई के कैप्टन रहे हैं ये शेखुपुरा में। आकिब भाई तो बच गए थे, बाल बचे थे मुझसे। रमीज सर कुछ कह रहे हैं। सर रमीज साहब, ये नई टेक्निक ला रही है, पेट से छक्का लगा। Exactly. अमेरिका में बैठ के देखिए रमीज भाई, ये बिल्कुल, अब मैं चूंकि स्टार हूँ, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, क्रिकेट जो इन्वेंट की है मैंने, बैट्समैन जो है वो बैट से नहीं बल्कि बॉल हाथ से पकड़ के यूं क्रीज से बाहर फेंकेगा। अच्छा, क्रीज से बाहर फेंकेगा। क्रीज से मतलब वो बाउंड्री जो होती है, अच्छा, उससे बाहर फेंकेगा। और बॉलर जो है वो कराएगा कद्दू से बॉल। अगर तो रस्ते में कद्दू फट गया, अच्छा, कद्दू फट गया, अच्छा, तो जो है बैटर आउट हो जाएगा। तो इस किस्म की मैंने चीज की, लोग बड़ा प्यार करते हैं। देखें आप इतने लेम कैसे हैं, मुझे बताएं। इसके लिए एफर्ट करते हैं या एफर्टलेसली इतने लेम? मुझे लगता है एफर्टलेसली होता है ये। मैं शेमलेस भी हूँ जी। इनको कोच फिर कोई सब्जी वाला लाना पड़ेगा। सब्जी की बात से क्या बात है, लव यू, आप बिल्कुल समझ रहे हैं बात को। रमीज भाई, मैं 1 किलो आलू ले गया हिना, अच्छा, बाजार में। अब कोई मुझे जो है वो खराब बैंगन मारे, सड़े हुए टमाटर मारे, आलू मारे, टिंडे मारे, और मैं शापर में जमा करा। प्यार, उन्होंने आपको पहचान लिया होगा। और इतने सुरों के बाद प्यार इतना झलकता है। मैंने 1 किलो आलू सब्जी खाते हैं आप सब्जी खाते हैं जी? सब्जी खाते हैं, लेकिन पेट देके लगता है मट्टी खाते हैं आप। यार ये बचपन से शरारती है, बहुत शरारती। अच्छा, मैं जाने से पहले एक चीज करना चाहूंगा। गलत शॉट लोग खेलते हैं, मैं एक चीज इन्वेंट करूँ। अगर आप इफ यू मेरे साथ दें, एक शॉट आपको मैं इजाजत। अच्छा, वैसे आपने ना 1 मिनट, आपने म्यूजिक का तो जनाजा निकाल दिया, अब कम से कम क्रिकेट का भी निकाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो आप सोच रही है, वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे फॉलो करें। अच्छा जी, फॉलो करें। वैसे कैसा मेरे टाइम है, इनको फॉलो करें। क्या वक्त आ गया है, क्या सर अली साहब जो है वो चाहत को फॉलो कर रहे हैं। ये आपने बॉल पकड़ी है, अच्छा, और ये रख के मेरे मुंह पे मारनी है आपने इधर। वैसे मैं करने भी यही वाला था। ये आप बॉल करा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, जितना भी, मेरा कैमरा पता नहीं कौन सा है, बॉलर जब आपके पास बॉल कराने आए उसे इग्नोर कर देना। कैसे करना है, अगर आप बॉल कराने आ रहे हैं, नीचे वाली करा, आपने वही करना है जो ये मुंह पे कह न रहे लग जाए, एम्पायर के साथ मिल जाए। और भाई क्या हाल है, घर में सब खैर है, सब ठीक ठाक है, वो एम्पायर आपके साथ मिल जाएगा, आपके हाथ में फैसला देगा। थोड़ा सा। अच्छा, वैसे मेरी बात सुने अब्दुल अली साहब, प्लीज तशरीफ रखें। आप खुद भी देखें, क्रिकेट खेलते रहे हैं जी जी, तो वर्ल्ड कप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड कप के बारे में मैंने क्या कहना है, गाना शाना नहीं बनाया आपने? नहीं सर, वर्ल्ड कप साथ ना ले जाना, वापस रख देना। देखिए, मैं यकीन जाने, लोग, मैं जब भी स्टेडियम में आता हूँ, लोग मुझ पे फूल बरसाते हैं, कब्रिस्तान वाले। ब्रेक का टाइम हो गया, आपने वही बुरा गाना सुना के ब्रेक लेनी है। चलें जी, ब्रेक चल रहा है, वर्ल्ड कप जोर है, शोर है, वर्ल्ड कप का जोर है, शोर है। इधर से ब्रेक लेना, इस कैमरा से ब्रेक लेना। वो देखिए अनकॉन्शियस हो गए हैं। दोस्तों, मैं हूँ हिना नियाजी।
और हम चाहेंगे अभी ब्रेक लेना। मेरे साथ रहिए, मेरा रबड़ का मुंह है, कहीं मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज। ये बैट वापस रख दें भाई, हमारा बैट रख दें प्लीज जी जी, मैं रखूं। हिना, कल 3 मैच खेले जाएंगे। ऑब्वियसली पहला मैच हमें देगा PNG और युगांडा के दरमियान खेला जाएगा, सेकंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान होगा, और तीसरा पाकिस्तान और USA के अगेंस्ट खेला जाएगा। बिल्कुल, और हमारी जो सारी नजरें वैसे तो तीनों मैचेस पर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट है, और हम बहुत ज्यादा नर्वस भी हैं यहाँ बैठ के कि पता नहीं क्या बनेगा। तो रमीज सर आप बताइए, कल US का और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। USA पहले जो अपना मैच खेले हैं वो जीत चुके हैं, और उनका मोराल जो है वो बेहतर होगा पाकिस्तान के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि वो सीरीज हार के आए हैं पाकिस्तान, और पहला उनका कल मैच है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए, कल हम हिस्ट्री लिखने वाले हैं, हम US को हरा देंगे। ये बड़ी अच्छी एक मीम बनी है रमीज भाई, एक बड़ी अच्छी पाकिस्तान में मीम है कि क्या पाकिस्तान टॉस उनसे पूछेगा नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी वैसे क्रिकेट फील्ड में जो है ना हालात थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, हम बॉस करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हम उनसे पूछते हैं। नहीं, देखिए, कोई भी मैच इजी नहीं लेना। असल में जो सबसे डेंजरस टीम्स है ना, ये मिनोज ही हैं, आपके जो एफिलिएट मेंबर्स हैं, या जो अभी ज्यादा एक्सपोजर नहीं, क्योंकि वो नथिंग टू लूज वाली बात होती है ना, तो वो बिल्कुल पड़ जाते हैं फिर। और फिर आपकी एनालिसिस भी ज्यादा नहीं होते ऐसी टीम्स के खिलाफ के कौन प्लेयर कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। बट एनीवे, आई थिंक पाकिस्तान को अपने आप को बैक करना, जैसे भारत ने आज मैच जीता है, वन साइडेड अफेयर बनाना बनेगा इंशाल्लाह। रमीज भाई, एक मीट एंड ग्रीट का सेशन हुआ है और पूरे पाकिस्तान में उस पर बहुत बात हो रही है। एक तो आप कैसे समझते हैं, क्या वर्ल्ड कप से एक दिन पहले या 2 दिन पहले ऐसा होना चाहिए, और ये प्लेयर का फोकस के लिए क्या डिस्टर्ब करता है उनको, या आपके ख्याल में ये नॉर्मल चीज है किसी और का, क्योंकि देखा नहीं हमने किसी और टीम का? देखिए, ये अजहर अली आपको बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि ये रिसेंटली इस एनवायरनमेंट से होके आए हुए हैं। क्योंकि ये हमारे जमाने में तो क्या मतलब है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी इस चीज की, इसलिए कि आप आए हैं, आप एक कैंपेन, एक मिशन है जी, और वो मिशन क्या है, वर्ल्ड कप जीतना है आपने। सो उसमें डिस्ट्रैक्शंस ये नहीं है कि आप बोर हो गए हैं, या आपने अपने ऊपर जो है वो टिकट लगा दी है और फिर आप जो है वो रोडियो शो देखने चले गए हुए हैं। मतलब है 92 वर्ल्ड कप में कोई चांस ही नहीं था कि इस तरह की कोई चीज करते। जो भी गैप डेज आते थे वो सिर्फ प्रैक्टिस हो रही होती थी, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो पक्की हो, मगर प्रैक्टिस थी। क्रिकेट के इर्द गिर्द जो है ना एनवायरनमेंट क्रिएट और एक बबल क्रिएट होता है, और ग्रेटनेस अचीव करने के लिए आपको उस बबल में रहना पड़ता है। सो मेरी तो ये समझ से बाहर है। अगर मैं इस पोजीशन में होता कि अगर मुझ पे ये आता कि जी इस तरह से प्लेस करने चाहते हैं, तो कभी इजाजत ना देता। वालेकुम अस्सलाम शेरी रहमान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। रमीज, आपको किसने कह दिया कि एक सेट पे एक वक्त में एक बंदा ही ऐनक लगा सकता है? प्लीज ग्लासेस दोबारा पहनिए। 3 ने लगाई हुई है, वैसे एक और ने भी लगाई हुई है। ओह बाजवा साहब, कैसा? ठीक ठाक, क्या बेहतरीन। आप कैसी हैं? आपने नून गुन्ने की ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी। Oh my God. If I'm not wrong, he's Azhar Ali. जी जी बिल्कुल। ऐसा मुझे लग रहा था कि पहले इन्होंने मेरे मुझे नाम कहीं में देखा नून नहीं आता। मेरे नाम में नून नहीं आता। साहब, मैंने एक चीज नोट किया कि जब भी कोई सियासत में आया तो उसने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। अच्छा, आप लेकिन मैं हमेशा मैन एम्पावरमेंट की मैं बात करती हूँ। लेकिन मेरी बात सुने जी, अगर हिना एक लड़की होगी, खुले आम पैंट शर्ट पहन के घूम सकती है जी, तो इरफान फ्रॉक पहन के क्यों नहीं घूम सकते? वेरी वैलिड, बहुत सही वैलिड पॉइंट। नेक्स्ट टाइम लेके आना ट्राई करेंगे। अच्छा शेरी साहिबा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि खवातीन की आप जिस तरह से बात करिए, आपको क्या लगता है खवातीन ज्यादा ईमानदार होती हैं या मर्द हजरात? देखिए, मुझे लगता है औरत ज्यादा ईमानदार होती है। क्योंकि देखो, औरत जो है वो कोई भी चीज है ओह माय गॉड, रमीज को मुझे लगता है कुछ छिपकली नजर आ गई है। अच्छा, आपको ही देख रहे हैं वैसे अभी। हाँ रमेश, तो मैं कह रही थी कि औरत जो है अगर
वो हमेशा अपनी जिंदगी में हर चीज डबल करके वापस करते हैं, वो चाहे इज्जत हो, खुशी हो, कोई भी चीज हो। सही बात लेकिन है। मेरे ख्याल से ही ना इजी लोड हमने कभी वापस नहीं किया है ना? करना भी नहीं चाहिए। वैसे एक सच बात बताओ, आज तुमने कितना इजी लोड कमा लिया। कितना इजी लोड कमा लिया। ये देखो, ये हमारी तो अब इतना ज्यादा कमा लिया कि बता नहीं सकती। नहीं, मैं इस इजी लोड की मार नहीं गई, मैं इस इजी लोड मैं भी मुझे इजी लोड की बात अगर तो कोई कहे आता है, अगर कोई कहे कि इजी लोड कमाने में कोई मेहनत नहीं होती तो ये गलत है। चिकनी चुपनी बातें करनी पड़ती है, अगले के पतीले जैसे मुंह की तारीफ करनी पड़ती है। अच्छा मेरी बात सुने, आप सियासत में भी इतनी इन हैं, घर भी आप चलाती हैं, कैसे फिर मैनेज कैसे करती हैं? देखो मेरी बात सुनो, ये सियासत ही है जो मैं बहुत अच्छी चला रही हूँ। घर में मेरे माशाल्लाह से हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं घर में सबसे ज्यादा करीब सिर्फ चार्जिंग पॉइंट के हूँ। क्योंकि आजकल समाज इतने मसरूफ है। आप भी चार्जिंग पे चलती हैं? आप भी चार्जिंग पे चलती हैं? नहीं, मुझे लगता तुम चलते हो। अच्छा वैसे मैं देख रही थी माशाल्लाह से 3 बल्कि नहीं 4 हट्टे कट्टे मर्द बैठे ये शो चला रहे हैं और क्रिकेट पर बहस कर रहे हैं। हालांकि मर्दों का है ना जो फेवरेट टॉपिक होता है, उनके पास 2 ही मौजू होते हैं। हाँ जी। एक शादी और दूसरा दूसरी शादी। मैं हैरान हूँ। गुड वन। हाँ गुड वन। रमीज होते थे तो ऐसे करते थे। यादों को ताज़ा करें। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बनी। रमीज सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अजहर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, इजहार बाजवा साहब आपका भी शुक्रिया, इरफान साहब और मेरा भी शुक्रिया। मेरा शुक्रिया कोई नहीं करेगा। आपका सबसे पहले मैम मैंने शुक्रिया। अच्छा वैसे अगर आप आज का प्रोग्राम क्लोज कर लेना तो मजा ही आ जाए। मेरा कैमरा कौन है? ये वाला सारे आपके हैं। तुम लोगों को काटना पड़ेगा। हाँ जी, आप यहाँ आप मेरी कुर्सी पे बैठ जाएं। बड़ी बात। आप प्लीज हैव अ सीट। बल्कि मेरा माइक इरफान परफ्यूम लगाया तो वो बहाने से उठी है। अच्छा हो चलो देखा साथ से बर्दाश्त नहीं। तो मैं आप प्लीज जल्दी से क्लोज कर दें, अल्लाह हाफिज बोल दें। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, मैं आप सबके अपनी शायरान इस शो को 4 चांद लगाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ आप लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज के शो में मैं आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।